हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग अभिक्रिया के कोटि और आणविकता पर बात किए थे। बताए थे आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए किया जाता है, लेकिन कोटि शब्द का उपयोग चाहे वो प्राथमिक अभिक्रिया हो या जटिल अभिक्रिया हो, किसी के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि प्राथमिक अभिक्रिया हो कि जटिल अभिक्रिया हो, उसका कोटि हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आणविकता निकालना हो तो वो सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता होता है, जटिल अभिक्रिया का आणविकता नहीं निकाला जाता है। जटिल अभिक्रिया के लिए हम लोग आणविकता शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोग बात किए थे, तो उसी को आज हम लोग फिर और आगे बढ़ाएंगे। आणविकता और कोटि निकालना हम लोग सीख चुके हैं, आइए उसी को और आगे बढ़ाते हैं। लिखे हैं कि यदि कोई अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में रहता है तो उसके सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि शून्य लिया जाता है। अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में हो तो जो अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में होगा उसके सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि शून्य लिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे एक अभिक्रिया लेके उस पर इसको समझिए। ए बी से अभिक्रिया करके मान लीजिए सी बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में कैपिटल ए और कैपिटल बी अभिकारक है, जबकि ये कैपिटल सी उत्पाद है। ऐसा अभिक्रिया होता नहीं है। समझाने के लिए हम एक ठो अभिक्रिया लिए, इससे घबराना नहीं है। तो इस अभिक्रिया में अगर कोई एक अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में हो, जैसे हम मान लेते हैं ये कैपिटल बी नाम का अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में है। देखिए इसके नीचे हम लिख देते हैं एक्सेस। एक्सेस का मतलब बहुत अधिक मात्रा है इसका। तो जो अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में होगा तो उसके सापेक्ष में अभिक्रिया का कोटि शून्य लिया जाता है। तो कोटि निकालने के लिए बताए थे दर्नियम समीकरण लिखना पड़ता है। ऐसा अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण हम लोग लिखते तो ऐसा होता, R बराबर के इंटू ए का सांद्रता। इसका गुणांक देखिए, एक है तो घातांक के रूप में एक रखा जाएगा। इसको आप मान लीजिए ये कोई संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया है। संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया ये कोई संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया है। दूसरा अभिकारक है कैपिटल बी, तो V का सांद्रता। लेकिन देखिए ये अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में है, इसके सापेक्ष में
अभिक्रिया का कोटि शून्य होगा, तो इसके घातांक के रूप में हम लोग शून्य लिखेंगे। जो अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में होगा, दर्नियम समीकरण में उसके सांद्रता का घातांक शून्य लिया जाता है, तब न इसके सापेक्ष में अभिक्रिया का कोटि शून्य होगा। अभिकारक के सांद्रता के घातांक के रूप में जो रहता है वही तो उसके सापेक्ष में कोटि होता है। तो एक के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि 1 होगा, जबकि बी के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि शून्य हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया का ओवरऑल कोटि, संपूर्ण कोटि का अगर बात करें तो 1 प्लस 0, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 होगा। मतलब ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। इस अभिक्रिया का कोटि 1 आया। अगर कोई पूछेगा आणविकता बताइए इसका क्या होगा, तो चूँकि ये प्राथमिक अभिक्रिया है, आणविकता भी हम लोग निकाल सकते हैं। आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए किया जाता है। आणविकता का तो परिभाषा बताए थे कि संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों के कुल संख्या को आणविकता कहा जाता है। ये संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया है। अभिकारक कणों का कुल संख्या देखिए कितना, ये अभिकारक देखिए इसका 1 कण है, इस अभिकारक का भी 1 कण है। तो अभिकारक के कुल कणों का संख्या 2 है, तो आणविकता 2 हो जाएगा। तो पता हो गया, ये एक संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया लिए, इसका कोटि निकाले तो 1 आया, आणविकता निकाले तो 2 आया। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, पिछले क्लास में आपको बताए थे, एक पॉइंट लिखा है कि प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि प्रायः बराबर होता है। जितना आणविकता होगा उतना ही कोटि होता है। लेकिन देखिए ये प्राथमिक अभिक्रिया है, लेकिन इसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं आया। इसका कोटि 1 आया है, आणविकता 2 आया है, जबकि इससे पहले जितना भी प्राथमिक अभिक्रिया लिए थे उसका आणविकता और कोटि दोनों बराबर आ रहा था। तो इसलिए लिखा है भी आपको कि प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि प्रायः बराबर लिया जाता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, मतलब नहीं भी हो सकता है। प्रायः शब्द का मतलब ये होता है ज़्यादातर दोनों बराबर होगा, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता। जैसे इस अभिक्रिया के लिए आणविकता और कोटि अलग अलग आया। तो लोग इसी को एक पॉइंट के रूप में याद रखता है कि ये जो कोटि है, ये कोटि प्रायोगिक शब्द है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है, जबकि आणविकता ये थ्योरेटिकल टर्म है, सैद्धांतिक शब्द है। तो सैद्धांतिक शब्द नहीं बदलता है। सैद्धांतिक शब्द जो दिखाई देगा वही लिखा जाएगा। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस अभिकारक का 1 कण है, इस अभिकारक का 1 कण है। तो अभिकारक कणों का कुल संख्या 2 हुआ, दिखाई दे रहा है वही हुआ। लेकिन कोटि का अगर बात करें हम लोग, तो कोटि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बी का गुणांक 1 है, अगर नियम से लिखते तो बी के सांद्रता का घातांक 1 लेना पड़ता। 1 लेते, अगर 1 लेते तो कोटि 2 हो जाता। दिखाई दे रहा है इस अभिक्रिया का कोटि 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं हुआ, कोटि इसका 1 हुआ। तो इसीलिए लोग कहता है कोटि एक प्रायोगिक शब्द है। प्रायोगिक जो भी चीज़ होगा उसको देखने में जितना लगेगा उससे मान उसका अलग भी आ सकता है। तो देखने में लग रहा है इस अभिक्रिया का कोटि 2 है, परंतु कोटि 1 है। इसके लिए एक टर्म हम लोग अभी एक सेंटेंस लिखे कि जो अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में रहता है उसके सापेक्ष में अभिक्रिया का कोटि 0 लिया जाता है, इसीलिए कोटि 1 हुआ। तो आप भी याद रखिए, आणविकता सैद्धांतिक शब्द है। जबकि कोटि प्रायोगिक शब्द है।
जबकि कोटि प्रायोगिक शब्द है। आसान है समझना। इस अभिक्रिया में आणविकता दिखाई भी दे रहा है, दो होना चाहिए, दो हुआ भी है। इसका मतलब ये सैद्धांतिक शब्द है। लेकिन कोटि का अगर बात करें तो इस अभिक्रिया का कोटि दिखाई दे रहा है, दो होगा, लेकिन देखिए कोटि हुआ है एक, तो जो दिखाई दे रहा है वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये प्रायोगिक शब्द है। प्रायोगिक जो भी चीज़ रहेगा उसका मान जो दिखाई देगा उससे अलग भी आ सकता है, जबकि सैद्धांतिक शब्द का मान उतना ही होगा जितना दिखाई देता है। याद रखना, आणविकता सैद्धांतिक शब्द है जबकि कोटि प्रायोगिक शब्द है। नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है छद्म आणविक अभिक्रिया। इंग्लिश में लिखे हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो का हिंदी होता है झूठा, या उसी के लिए हिंदी में एक शब्द है छद्म। छद्म कहिए, झूठा कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, हिंदी में इसी को छद्म आणविक अभिक्रिया के नाम से लोग जानता है। आपको हिंदी वाला याद रखना, छद्म आणविक अभिक्रिया। देखिए कहते किसको, लिखे हैं वह प्राथमिक अभिक्रिया जिसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं होता छद्म आणविक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब छद्म आणविक अभिक्रिया उस प्राथमिक अभिक्रिया को कहा जाता है। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, छद्म आणविक अभिक्रिया लिखे, इसमें आणविक शब्द लिखा हुआ है। आप भली भांति जानते हैं आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए किया जाता है, इसलिए परिभाषा में लिखे हैं वह प्राथमिक अभिक्रिया जिसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं होता छद्म आणविक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब छद्म आणविक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं जिसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं होता। अभी भी हम लोग रिपीट किए, पिछले क्लास में भी पढ़े कि प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि प्रायः बराबर होता है, लेकिन कुछ प्राथमिक अभिक्रिया ऐसा भी है जिसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे अभी तुरंत उदाहरण दिखाए थे, आणविकता 2 हो रहा था, कोटि 1 हो रहा था। तो वैसे प्राथमिक अभिक्रिया के लिए एक शब्द है छद्म आणविक अभिक्रिया। उस तरह के प्राथमिक अभिक्रिया को छद्म आणविक अभिक्रिया के नाम से लोग जानता है।
छदम आणविक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे जिसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं होता। वह प्राथमिक अभिक्रिया जिसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं होता है छदम आणविक अभिक्रिया कहलाता है। अब ये छदम आणविक अभिक्रिया भी बहुत प्रकार का होता है। जैसे दो प्रकार इसका फेमस कहा जाता है। इसका एक प्रकार का नाम है छदम एकल आणविक अभिक्रिया, जबकि दूसरा इसका प्रकार है छदम द्विआण्विक अभिक्रिया। तो हम लोग देखेंगे छदम एकल आणविक अभिक्रिया क्या है, छदम द्विआण्विक अभिक्रिया का क्या मतलब होता है। छदम एकल आणविक अभिक्रिया इंग्लिश में स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। छदम एकल आणविक अभिक्रिया इंग्लिश में स्यूडो यूनि। अभी हम लोग पढ़े हैं छदम आणविक अभिक्रिया। छदम आणविक अभिक्रिया के लिए शर्त देखे परिभाषा से स्पष्ट हो रहा था। उस प्राथमिक अभिक्रिया को हम लोग छदम आणविक अभिक्रिया कहेंगे जिसका कोटि और आणविकता बराबर नहीं होगा। छदम आणविक अभिक्रिया का दो प्रकार होता है। एक प्रकार देखिए लिखे हैं छदम एकल आणविक अभिक्रिया। छदम एकल आणविक अभिक्रिया छदम आणविक अभिक्रिया का एक प्रकार है। इंग्लिश में लिखे हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इस छदम एकल आणविक अभिक्रिया का परिभाषा भी देखिए लिखा हुआ है। लिखे हैं वह प्राथमिक अभिक्रिया जिसका कोटि एक परंतु आणविकता एक से अधिक होता है छदम एकल आणविक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब छदम एकल आणविक अभिक्रिया होने के लिए दो शर्त है, कोटि एक होना चाहिए और आणविकता एक से अधिक होना चाहिए। ये जो यहाँ पर हेडिंग दिए हैं देखिए, इसको देखने से लगता है कि यह एक ऐसा अभिक्रिया होगा जिसका आणविकता एक होता होगा। एकल का मतलब होता है एक, लेकिन इस कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। छदम एकल आणविक अभिक्रिया का आणविकता एक नहीं होता है, कोटि एक होता है, उल्टा होता है। जो दिखाई दे रहा है उसका उल्टा। देखने से लगता है आणविकता एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, कोटि एक होता है, आणविकता एक से अधिक होता है। तो वह प्राथमिक अभिक्रिया जिसका कोटि एक परंतु आणविकता एक से अधिक होता है छदम एकल आणविक अभिक्रिया कहलाता है। दुनिया के किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया का कोटि एक हो और आणविकता एक से अधिक हो तो हम लोग उस प्राथमिक अभिक्रिया को कहेंगे छदम एकल आणविक अभिक्रिया, या इंग्लिश में उसी को स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से लोग जानता है। इसका एक परिभाषा हम लोग और लिख सकते हैं। देखिए ऊपर में हम लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका आणविकता एक से अधिक होता है छदम एकल आणविक अभिक्रिया कहलाता है। छदम एकल आणविक अभिक्रिया कहलाता है। परिभाषा याद रखना भी आसान है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये दोनों परिभाषा अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, एक ही है। सोच के देखिए,
इसके लिए शर्त क्या है? कोटि एक होना चाहिए, आणविकता एक से अधिक होना चाहिए। तो इस परिभाषा में भी वही जिक्र किया हुआ है, कोटि एक और आणविकता एक से अधिक होगा तो छद्म एकल आणविक अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा परिभाषा में भी वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, पहले ही कोटि हम लोग लिख लिए, प्रथम कोटि मतलब क्या? कोटि एक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका आणविकता एक से अधिक होता है छद्म एकल आणविक अभिक्रिया कहलाता है। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछे छद्म एकल आणविक अभिक्रिया क्या है, तो दोनों में से जो परिभाषा आपको आसान लगे कोई एक परिभाषा लिख दीजिएगा। अब इस पर एक ठो अभिक्रिया लेके हम लोग देखेंगे कि छद्म एकल आणविक अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है। अभिक्रिया लीजिए, CH3COOC2H5, इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का सूत्र यही होता है CH3COOC2H5। जब इसको जल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो उत्पाद बनता है एसिटिक अम्ल और इथाइल एल्कोहल C2H5OH। इथाइल एसीटेट जल से अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल और इथाइल एल्कोहल नाम का उत्पाद देता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम लोग कोटि और आणविकता जानना चाहते हैं। इसका कोटि क्या होगा, आणविकता क्या होगा। याद कीजिए, बताए थे कोटि निकालना हो या आणविकता निकालना हो तो सबसे पहले अभिक्रिया संतुलित किया जाता है। तो चेक कर लीजिए संतुलित है कि नहीं। कार्बन देखिए 2 और 2 4, इधर 2 और 2 ठो, यहाँ 4 कार्बन संतुलित। ऑक्सीजन देख लीजिए 2 ठो और 1 ठो 3 ठो, उधर भी 3 ठो दिखाई दे रहा। हाइड्रोजन देख लीजिए 5 और 2 7 और 3 यहाँ 10, इधर देखिए 3 1 4 5 9 और 1 10। हाइड्रोजन भी संतुलित है, पहले से ही है ये संतुलित। तो सब कुछ इसमें संतुलित है, संतुलित अभिक्रिया है। यह भी प्राथमिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम लोग कोटि आणविकता निकाल सकते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, जगह नहीं है नीचे दिखाते हैं। ये वाला नीचे वाला नोट करना। इस अभिक्रिया का कोटि और आणविकता निकालिए। तो कोटि या आणविकता, कोटि निकालने के लिए दर्नियम समीकरण लिखना होगा। तो लिखिए R बराबर K, और जो अभिकारक है उसका सांद्रता CH3COOC2H5 का सांद्रता, गुणांक तो इसका 1 है तो घातांक के रूप में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इंटू H2O का सांद्रता, इसका भी गुणांक 1 है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखने का मतलब घातांक 1 है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि किसी भी अभिक्रिया में जल बहुत अधिक मात्रा में रहता है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं जो अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में हो, जो अभिकारक एक्सेस हो, एक्सेस का हिंदी बहुत अधिक, तो उसके सापेक्ष में अभिक्रिया का कोटि 0 लिया जाता है। तो H2O तो एक्सेस होगा किसी भी अभिक्रिया में। ध्यान रखिए H2O मतलब जल बहुत अधिक मात्रा में रहता है, तो जल के सापेक्ष में अभिक्रिया का कोटि 0 लेना होगा। तो यहाँ पर 0 लिखना होगा। H2O के सांद्रता का घातांक 0। अब कोटि आप निकाल सकते हैं। तो कोटि देखिए, दर्नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातांक को जोड़ दीजिए। तो यहाँ 1 और यहाँ 0, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आणविकता भी निकाल सकते हैं। संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारक कणों के संख्या को आणविकता कहा जाता है। ये तो संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया है। इस अभिकारक के कणों का संख्या 1, इसके कणों का संख्या 1, ये सब
यौगिक है, यौगिक के लिए कण का मतलब अणु होता है। तो इथाइल एसीटेट का इसमें एक अणु है, जल का भी एक अणु है, तो अणुओं का संख्या 2 हुआ या कणों का संख्या 2 हुआ, तो इसका आणविकता 2 होगा। अब देखिए, तो इस अभिक्रिया का कोटि 1 है, आणविकता 1 से अधिक है। 2 तो 1 से अधिक हुआ ना, कोटि 1 है और आणविकता 1 से अधिक है। जिस प्राथमिक अभिक्रिया का कोटि 1 और आणविकता 1 से अधिक रहता है तो उसको छद्म एकल आणविक अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये छद्म एकल आणविक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको हम लोग छद्म एकल आणविक अभिक्रिया कहेंगे क्योंकि इसका कोटि 1 और आणविकता 1 से अधिक है। तो छद्म एकल आणविक अभिक्रिया आप पता कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला एक शब्द है छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया। ये तो आप अपने से परिभाषा लिख सकते हैं। साइंस का स्टूडेंट तो सोचता ज़्यादा, किसी भी चीज़ पर सोचा जाए ज़्यादा तो बहुत सारा चीज़ उसके बारे में पता चलता है। छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया इंग्लिश में अगर लिखें तो लिखना होगा स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, आप लोग परिभाषा जान रहे होंगे। छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया किसको कहें? हम लोग कहेंगे वह प्राथमिक अभिक्रिया जिसका कोटि 2, देखने से लग रहा है आणविकता 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ध्यान रखना है कोटि 2, परंतु आणविकता 2 से अधिक होता है। छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। ये लिख लिए होंगे यहाँ तक। छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए यहाँ जगह नहीं है, हम ऊपर में लिख रहे हैं। छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। उस प्राथमिक अभिक्रिया को छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया कहा जाता है जिसका कोटि 2 और आणविकता 2 से अधिक होता है। परिभाषा लिख दिए। या आप ये भी कह सकते थे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसका आणविकता 2 से अधिक होता है छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। तो उतना आप समझदार हैं, परिभाषा तो बना ही सकते हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका उदाहरण देना ठीक नहीं है। छद्म एकल आणविक अभिक्रिया इम्पोर्टेंट था, वो ध्यान में रखिएगा। वैसे ही छद्म द्विआण्विक अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए पहले ये, उसके बाद उसी में जगह नहीं था ऊपर लिख दिए। अगला टॉपिक है जटिल अभिक्रिया में कोटि।
प्राथमिक अभिक्रिया में कोटि निकालना हम लोग सीख चुके हैं। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया में कोटि। बताए थे आपको कि दुनिया में जितना भी अभिक्रिया है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक साधारण अभिक्रिया जिसको प्राथमिक अभिक्रिया भी लोग कहता है, और दूसरा जटिल अभिक्रिया। तो कोटि तो प्राथमिक अभिक्रिया हो या जटिल अभिक्रिया हो, दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। आणविकता शब्द का उपयोग हम लोग सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जटिल अभिक्रिया में कोटि कैसे निकाला जाता है। अगर कोई जटिल अभिक्रिया हो और उसका कोटि आपसे पूछा जाए तब हम लोग क्या करेंगे। तो जटिल अभिक्रिया में कोटि तो बाद में निकालिएगा, पहले देखिए जटिल अभिक्रिया कहते किसको है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो अनेक से, यहाँ मेरा मतलब है एक से अधिक, चरणों में संपन्न होता है। जटिल अभिक्रिया कहलाता है। याद रखना भी आसान है। प्राथमिक अभिक्रिया का अगर परिभाषा आपको ध्यान में है तो उसी टाइप का ये भी परिभाषा बताए थे। जो अभिक्रिया सिर्फ एक चरण में संपन्न होता है उसको प्राथमिक अभिक्रिया या साधारण अभिक्रिया कहा जाता है। जो अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में संपन्न होता है, मतलब अनेक चरणों में संपन्न होता है, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है जटिल अभिक्रिया। तो याद रखिए, उस रासायनिक अभिक्रिया को जटिल अभिक्रिया कहा जाता है जो एक से अधिक चरणों में संपन्न होता है। अब सवाल उठता है जटिल अभिक्रिया का कोटि कैसे हम लोग निकालें। आइए एक उदाहरण लेके उस पर सोचेंगे, पता हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक जटिल अभिक्रिया ऐसा है, x + 2y + z। और मान लेते हैं ये n नाम का उत्पाद दे रहा है। ये कोई जटिल अभिक्रिया है, लिख दिए हैं ब्रैकेट में जटिल अभिक्रिया। ये कोई जटिल अभिक्रिया है, ये सब अभिकारक है और ये उत्पाद है। अपना तरफ से एक जटिल अभिक्रिया लिए। एक बात तो स्पष्ट है, जटिल अभिक्रिया है तो एक से अधिक चरणों में संपन्न हो रहा होगा। तो इसके लिए इसका क्रिया विधि हम लोग लिखेंगे। क्रिया विधि आपको याद नहीं रखना है, सवाल पूछेगा तो क्रिया विधि आपको देगा। इस अभिक्रिया का हम क्रिया विधि लिख के आपको समझा रहे हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। क्रिया विधि देखिए इसका। चरण फर्स्ट, पहला चरण। पहला चरण में मान लीजिए XY से अभिक्रिया करता है, उत्पाद बनाता है M। XY से अभिक्रिया करके M नाम का उत्पाद बनाया। मान लेते हैं ये मंद गति से ये पद हुआ। पहला चरण में जो अभिक्रिया देख रहे हैं वो मंद गति से हो रहा है, ब्रैकेट में लिख दिए मंद। ये मंद तीव्र सब आपको सूचना सवाल में दिया हुआ रहेगा, इसे नहीं घबराना। चरण सेकंड, दूसरा चरण।
ये जो उत्पाद M बना है, ये मान लेते हैं Z से अभिक्रिया करता है और O नाम का उत्पाद बनाता है। ये मंद है तो बाकी सब चरण तीव्र गति से होगा, कोई एक मंद होगा, बाकी सब तीव्र गति से होगा। लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में तीव्र। तीसरा चरण, ये जो उत्पाद O बना है, ये Y देखिए दो ठो था, तो एक Y तो यहाँ अभिक्रिया किया है, एक Y बचा हुआ है, तो O उस Y से अभिक्रिया करके मान लीजिए अंतिम उत्पाद ये N बना रहा है। हमको अंतिम उत्पाद तक पहुँचना होगा। इस अभिक्रिया में उत्पाद दिखाई दे रहा है N है, तो N तक पहुँचना होगा। ये भी तीव्र गति से हो रहा है। दूसरा और तीसरा चरण में जो अभिक्रिया देख रहे हैं, ये तीव्र गति से हो रहा है। पहला चरण वाला अभिक्रिया मंद गति से हो रहा है। अब इसमें एक बात समझिए, ये जो M क्रिया विधि में कैपिटल M कैपिटल O आया है, इसको मध्यवर्ती उत्पाद के नाम से लोग जानता है। इंग्लिश में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, हिंदी में मध्यवर्ती उत्पाद। मध्यवर्ती उत्पाद इसको इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए जो अभिक्रिया हम लोग लिए थे उसमें कहीं भी M और O नाम का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये कैपिटल M और कैपिटल O विदेशी चीज़ है। अभिक्रिया में न तो ये अभिकारक साइड में नज़र आ रहा, न ही उत्पाद साइड में नज़र आ रहा, तो इसको हम लोग कहेंगे ये विदेशी चीज़ है, मतलब मध्यवर्ती उत्पाद है। अंतिम उत्पाद तो ये है कैपिटल M, फाइनल प्रोडक्ट यही है। यहाँ तक लाना होगा क्रिया विधि में, तो हमको क्रिया विधि निकालना, कोटि निकालना है। इस अभिक्रिया का कोटि क्या होगा? आणविकता तो शब्द उपयोग होगा नहीं, क्योंकि जटिल अभिक्रिया कोटि हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, जगह नहीं है ऊपर दिखाते हैं। अब इसमें देखिए, सवाल जब आपको जटिल अभिक्रिया देगा तो क्रिया विधि जो देगा उसमें लिख देगा मंद गति से कौन हो रहा है, तीव्र गति से कौन हो रहा है। या अगर भाषा में अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हो सकता है कुछ दूसरा संकेत देगा। उस संकेत से आप पता कीजिए कि कौन मंद गति से हो रहा है, कौन तीव्र गति से हो रहा है। तो जैसे मान लेते हैं इस अभिक्रिया का दर नियतांक है K1। कोई भी अभिक्रिया हो उसका अपना दर नियतांक होता है। हम मान लिए हैं इस अभिक्रिया का दर नियतांक K1 है। इस अभिक्रिया का दर नियतांक K2 मान लेते हैं। इस अभिक्रिया का दर नियतांक K3 मान लेते हैं। अलग अलग अभिक्रिया का दर नियतांक अलग अलग होता है। अगर भाषा में मंद तीव्र का सूचना नहीं देगा तो K1 K2 K3 इस सब में संबंध अगर दे दे कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, तभी पता लग जाएगा कौन मंद गति से हो रहा है, कौन तीव्र गति से हो रहा है। जैसे देखिए, अगर ऐसा लिख देता K1 इज मच मच लेसर देन K2 इज लेसर देन K3, अगर ऐसा लिख देता, देखिए लिख देते हैं यदि, इसका मतलब समझिए K1 इज मच मच लेसर देन K2, इसका मतलब K1 का मान K2 से बहुत कम है और K2 का मान K3 से कम है। आप याद कीजिए, जिस अभिक्रिया का दर नियतांक कम रहता है इसका मतलब वो मंद गति से हो रहा है, और जिस अभिक्रिया का दर नियतांक अधिक हो इसका मतलब आप समझिए वो तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि अभिक्रिया का दर नियतांक के सीधा समानुपाती होता है। दर नियतांक ज़्यादा होगा तो दर ज़्यादा होगा। तो इस तीनों अभिक्रिया में अगर भाषा नहीं लिखा हो और ये संबंध दे दिया हो तो तभी हम लोग बता सकते हैं कौन मंद गति से हो रहा है, कौन तीव्र गति से हो रहा है।
जिस अभिक्रिया का दर नियतांक सबसे कम होगा वो मंद गति से होगा। इसे लिख देता तब भी हम लोग समझ जाते कौन मंद गति से हो रहा है कौन तीव्र गति से हो रहा है। या ये नहीं दे तो ऐसा लिख सकता है, इस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा मान लेते हैं EA1। सक्रियण ऊर्जा को EA से सूचित किया जाता है। प्रत्येक अभिक्रिया का अपना कुछ सक्रियण ऊर्जा होता है, अलग अलग अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा अलग अलग होता है। इसका सक्रियण ऊर्जा मान लिए EA1, इसका सक्रियण ऊर्जा मान लेते हैं EA2, इसका सक्रियण ऊर्जा मान लेते हैं EA3। सक्रियण ऊर्जा में अगर संबंध देगा तभी हम लोग पता लगा लेंगे कौन मंद और कौन तीव्र गति से हो रहा है। ऐसा संबंध अगर देता EA1 इज मच ग्रेटर देन, ऐसा लिखना होगा। EA2 इज ग्रेटर देन EA3। एक समीकरण आपको बताए थे, याद कीजिए, log k बराबर -EA बटा 2.303 R इंटू 1/t अब प्लस log a। ऐसा समीकरण हम लोग पढ़े। दर नियतांक में और सक्रियण ऊर्जा में उल्टा संबंध है। माइनस को प्लस करने के लिए EA को नीचे जाना होगा और नीचे वाले के साथ इसका व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा। मतलब जिस अभिक्रिया का दर नियतांक कम होगा उसका सक्रियण ऊर्जा अधिक होगा। दर नियतांक K1 सबसे कम है, इसका मतलब EA1 सबसे अधिक होगा। तो ये नहीं लिख के अगर EA1 लिख देता मच ग्रेटर देन EA2 इज ग्रेटर देन EA3, मतलब जिस अभिक्रिया का दर नियतांक सबसे ज़्यादा उसका सक्रियण ऊर्जा सबसे कम, जिस अभिक्रिया का दर नियतांक सबसे कम उसका सक्रियण ऊर्जा सबसे ज़्यादा। ऐसा लिख देता तभी पता लगा लेते कौन मंद गति से हो रहा है कौन तीव्र गति से हो रहा है। जिस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा वो मंद गति से होगा और बाकी सब तीव्र गति से होगा। मेरे कहने का मतलब है अगर भाषा लिख दे कौन मंद गति से हो रहा है कौन तीव्र गति से हो रहा है तो अति उत्तम। अगर भाषा नहीं दे, दर नियतांक में संबंध दे, तब भी हम लोग समझ जाएंगे कौन मंद गति से हो रहा है कौन तीव्र गति से हो रहा है। जिस अभिक्रिया का दर नियतांक सबसे कम होगा वो मंद गति से होगा, बाकी सब तीव्र गति से हो रहा होगा। अगर ये भी नहीं दे, मान लीजिए सक्रियण ऊर्जा में संबंध दे, तो जिस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा हम लोग समझेंगे वो मंद गति से हो रहा है, क्योंकि दर नियतांक जिसका सबसे कम है उसका सक्रियण ऊर्जा सबसे अधिक होगा। सक्रियण ऊर्जा अधिक होगा तो वो मंद गति से अभिक्रिया होगा। तो इस सब से कोई भी संबंध दे, भाषा लिखे, दर नियतांक में संबंध दे, सक्रियण ऊर्जा में संबंध दे, हम लोग पता लगा सकते हैं कि मंद गति से कौन हो रहा है और तीव्र गति से कौन हो रहा है। या चाहे ये भी नहीं लिखेगा तो आपको एक ग्राफ बना देगा, उससे भी पता चल जाएगा। समझिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको भी करना होगा। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अगर ग्राफ हो ऐसा हो, देखिए तो ऐसा लिख देता। तो याद कीजिए, ऊर्जा अवरोधक वक्र एक बार खींचे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आंतरिक ऊर्जा, ये जो पिक पॉइंट होगा उसको y अक्ष से मिलाइए, यहाँ से लेकर और पिक पॉइंट तक वो थ्रेशोल्ड ऊर्जा होता है। और थ्रेशोल्ड ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा में जो अंतर होगा, मतलब ये वाला जो होगा, इसको सक्रियण ऊर्जा कहा जाएगा। सक्रियण ऊर्जा हुआ, ये सक्रियण ऊर्जा हुआ। पहला चरण का सक्रियण ऊर्जा ये, दूसरा चरण का सक्रियण ऊर्जा ये, तीसरा चरण का सक्रियण ऊर्जा ये। अगर सक्रियण ऊर्जा में भी संबंध नहीं दे, सिर्फ ग्राफ ऐसा बना देता, तभी हम लोग समझ जाते कि सभी क्रिया का सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है किसका कम है। और जिसका सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होगा वो मंद गति से हो रहा होगा। ये सब भी नहीं दे तब भी अगर ग्राफ बना दे
तभी हम लोग बता सकते हैं कौन मंद गति से हो रहा है, कौन तीव्र गति से हो रहा है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। जानते हैं साइंस में भाषा कम होता है, ग्राफ से, समीकरण से लोग सब बात समझता है। अब सवाल उठता है कि अभिक्रिया का कोटि क्या होगा। तो कोटि के लिए दर्नियम समीकरण लिखना होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो जटिल अभिक्रिया का कोटि वही होता है जो मंद प्राथमिक चरण का कोटि होता है। मतलब मंद गति से होने वाले प्राथमिक चरण, प्राथमिक अभिक्रिया का जो कोटि होगा वही जटिल अभिक्रिया का कोटि होगा। समझिए इसको। अभी मंद गति से होने वाला प्राथमिक चरण हम लोग लिखे थे, पहला चरण मंद गति से हो रहा था, ऐसा लिखे थे, एक्स वाई से अभिक्रिया करके और एम नाम का उत्पाद बना रहा था। याद कीजिए, बोले थे ये मंद गति से हो रहा, हम मिटा दिए हैं, लिखा हुआ था। तो जटिल अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण वही होगा जो मंद प्राथमिक चरण का दर्नियम समीकरण होगा। तो मंद प्राथमिक चरण का दर्नियम समीकरण लिखिए, वही जटिल अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण होगा। तो लिखते तो होता आर बराबर के, इसमें जो दो अभिकारक है उसका सांद्रता लेना होगा, एक्स का सांद्रता आई इंटू वाई का सांद्रता। मंद गति से होने वाले प्राथमिक अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण यही होगा। जो दर्नियम समीकरण मंद प्राथमिक अभिक्रिया का होगा वही जटिल अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण होगा। तो जो जटिल अभिक्रिया लिए थे उसका दर्नियम समीकरण यही होता। कोटि पूछता तो कोटि अब निकाल सकते हैं। दर्नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातांक के योग को कोटि कहेंगे। तो इसके घातांक, इसके सांद्रता का घातांक 1 और इसके सांद्रता का घातांक 1, 1 में 1 जोड़ते 2। मतलब जो जटिल अभिक्रिया अभी लिए थे उसका कोटि कितना होता, 2। दर्नियम समीकरण पूछता तो ये हो जाता। तो आपको यहाँ 1-2 पॉइंट याद रखना है, हम लिखते हैं उसको ध्यान में रखना होगा। ये लिखा हुआ था पहले। एक पॉइंट है कि मंद प्राथमिक चरण को दर निर्धारण चरण कहा जाता है। ये ध्यान में रखना। इसका मतलब हुआ कि जो चरण मंद गति से हो रहा है वो तो प्राथमिक अभिक्रिया ही है। जटिल अभिक्रिया बहुत सारे प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से बनता है। जैसे एक जटिल अभिक्रिया जो अभी लिए थे उसका क्रिया विधि हम लोग देखे थे, 3 चरण में वो संपन्न हो रहा था। तो वो तीनों प्राथमिक अभिक्रिया था, मतलब 3 ठो प्राथमिक अभिक्रिया मिलकर वो जटिल अभिक्रिया बना। तो आप ये कह सकते हैं कि जटिल अभिक्रिया बहुत सारे प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से बनता है। बहुत सारा प्राथमिक अभिक्रिया मिलता है तो जटिल अभिक्रिया बनता है। मंद प्राथमिक अभिक्रिया जो होगा, जिस चरण में प्राथमिक अभिक्रिया मंद गति से हो रहा होगा उसको दर निर्धारण चरण कहा जाता है। वही लिखा हुआ है, मंद प्राथमिक चरण को दर निर्धारण चरण कहा जाता है। जिस चरण में प्राथमिक अभिक्रिया मंद गति से होगा उसी से जटिल अभिक्रिया के दर का पता चलेगा, इसलिए उसको दर निर्धारण चरण के नाम से लोग जानता है। तो ध्यान में रखना, सब नोट कर लीजिए। ठीक, एक दो पॉइंट और है उसको भी देखिए।
जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण तथा कोटि मंद प्राथमिक चरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण और कोटि मंद प्राथमिक चरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब क्रिया विधि में जो चरण मंद गति से हो रहा है उस चरण के द्वारा जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण और कोटि पता किया जाता है, जो अभी हम लोग देखे भी थे। मंद प्राथमिक चरण का जो आदर्नियम समीकरण था वही जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण हुआ, जो उसका कोटि था वही जटिल अभिक्रिया का कोटि हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मंद प्राथमिक चरण का आदर्नियम समीकरण तथा कोटि जटिल अभिक्रिया के आदर्नियम समीकरण तथा कोटि के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। मंद प्राथमिक चरण का आदर्नियम समीकरण तथा कोटि जटिल अभिक्रिया के आदर्नियम समीकरण तथा कोटि के बराबर होता है। वही सब बात लिख रहे हैं जो अभी देखे थे आप अभिक्रिया में। मंद प्राथमिक चरण का जो आदर्नियम समीकरण होगा वही जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण होगा। मंद प्राथमिक चरण का जो कोटि होगा वही जटिल अभिक्रिया का भी कोटि होता है। ध्यान में रखना, जो रिजल्ट निकला उसी को भाषा के रूप में लिखे। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जटिल अभिक्रिया बहुत सारे प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से बनता है। जटिल अभिक्रिया बहुत सारे प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से बनता है। मतलब बहुत सारा प्राथमिक अभिक्रिया मिलता है तब कोई जटिल अभिक्रिया बनता है। जैसे अभी जो जटिल अभिक्रिया हम लोग लिए थे तो उसका क्रिया विधि देखे थे, 3 चरण में लिखे थे। मतलब 3 ठो प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से वो जटिल अभिक्रिया बना है। अगर किसी जटिल अभिक्रिया का क्रिया विधि 2 चरणों में ही हो जाए तो इसका मतलब वो जटिल अभिक्रिया 2 प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से बना है। जटिल अभिक्रिया बहुत सारे प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से बनता है। बहुत सारा प्राथमिक अभिक्रिया मिलता है तो जटिल अभिक्रिया बनता है। याद रखना, नोट कर लीजिए। अब अभी जो हम लोग अभिक्रिया देखे थे, जटिल अभिक्रिया,
उसी पर थोड़ा सा और बात कीजिए। अभी ऐसा जटिल अभिक्रिया लिए थे, x + 2y + z, इधर लिखे थे n। ये कोई जटिल अभिक्रिया है। जटिल अभिक्रिया है तो स्वाभाविक है एक से अधिक चरणों में संपन्न हो रहा होगा। ये कोई जटिल अभिक्रिया है। इसका क्रिया विधि भी हम लिखते हैं। आपको क्रिया विधि नहीं याद रखना है, सवाल आपको देगा, ये सब अभिक्रिया सवाल देगा, उस पर आपको जैसे अभी हम लोग सोचेंगे वैसे ही सोच दीजिएगा, आंसर पता होगा। क्रिया विधि हम लिखते हैं, उसको समझिए आप, याद नहीं कीजिएगा। समझना इम्पोर्टेंट होता है। इस अभिक्रिया का क्रिया विधि लिखते हैं यहाँ। चरण फर्स्ट, पहला चरण में मान लीजिए x y से अभिक्रिया करता है और m नाम का कोई उत्पाद बनाता है। देखिए यहाँ उत्क्रमणीयता का चिन्ह दिए, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। जो लोग +1 में पढ़े होंगे वहाँ हम बताए हैं आपको। ऐसा चिन्ह वाला 2 चैप्टर हम लोग पढ़े, एक रासायनिक साम्यावस्था, दूसरा आयनिक साम्यावस्था। वो तो बताए ही थे, बार बार बताते हैं आप लोगों को कि +2 कुछ नहीं है, +2 तो आसान है। उसके लिए +1 ठीक होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का बेस ठीक है उसको +2 में कहाँ कहीं दिक्कत हो रहा है। अब मान लीजिए जो पहली बार ऐसा चिन्ह देखा होगा वो तो भड़केगा ही, और उसका कोई इलाज नहीं है। हम लोग भी चाह के भी उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 चैप्टर इसके पीछे है। अब 2 चैप्टर +1 का तो बताना अभी संभव है नहीं। तो वैसे भी जो नहीं भी जानते हैं, याद रखिए, अगर ऐसा चिन्ह कहीं नज़र आ जाए इसका मतलब होता है ये अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रहा है। इस प्रकार के अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। अब पहला चरण में हम ये अभिक्रिया लिखें। दूसरा चरण, वो जो m बना है वो मान लीजिए z से अभिक्रिया करता है, n नाम का उत्पाद बनाता है। O मान लीजिए। दूसरा चरण में अभिक्रिया लिखे। ये देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में होगा, दोनों दिशा में नहीं होगा। चरण 3, तीसरा चरण, उत्पाद जो O बना वो Y से अभिक्रिया करके मान लीजिए अंतिम उत्पाद N का निर्माण किया है। यही 3 चरण है इसका। मतलब ये जटिल अभिक्रिया 3 ठो प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से बना है, क्योंकि ये 3 चरणों में संपन्न हो रहा है। जो अभिक्रिया एक से अधिक चरण में संपन्न होता है उसको जटिल अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस तीनों में कौन अभिक्रिया मंद गति से हो रहा है, क्योंकि मंद गति से जो अभिक्रिया हो रहा होगा उसी से पता चलेगा जटिल अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, आदर्नियम समीकरण क्या होगा। हमको इस जटिल अभिक्रिया का कोटि निकालना है, दर्नियम समीकरण निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये मंद गति से हो रहा है, अपना तरफ से मान लिए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी को भी मान सकते थे। हम मान लिए ये बीच वाला अभिक्रिया मंद गति से हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों अभिक्रिया तीव्र गति से हो रहा है। कोई एक मंद गति से होगा, बाकी सब तीव्र गति से हो रहा होगा। अब ये अगर मंद गति से हो रहा है तो इसी से पता चलेगा कोटि क्या होगा इस जटिल अभिक्रिया का, आदर्नियम समीकरण क्या होगा। जो इस मंद प्राथमिक चरण का आदर्नियम समीकरण होगा वही जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण होगा। जो इसका कोटि होगा वही इसका भी कोटि होगा। तो इसका दर्नियम समीकरण आप लिखिए। दर्नियम समीकरण देखिए ऐसा होता है। दर्नियम समीकरण लिखते तो ऐसा होता।
इसका दर नियम समीकरण लिखते तो लिखते आर बराबर के। दर नियम समीकरण तो आप लिखना जानते हैं। इसका लिखना है मंद गति से होने वाले m का सांद्रता इंटू z का सांद्रता हो गया, यही होगा। तो इसका मतलब इस जटिल अभिक्रिया का भी दर नियम समीकरण यही होना चाहिए। जो मंद प्राथमिक चरण का दर नियम समीकरण होगा वही जटिल अभिक्रिया का दर नियम समीकरण होगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि दर नियम समीकरण में कोई विदेशी चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई मध्यवर्ती उत्पाद नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए दर नियम समीकरण में के तो दर नियतांक है वो तो रहता ही है, m आया है। तो देखिए जिस जटिल अभिक्रिया का आप दर नियम समीकरण निकाल रहे हैं उसमें कहीं m है कि नहीं है। अगर m होगा उसमें तो ठीक है, रहेगा इसमें। अगर m उसमें नहीं होगा तो इसका मतलब m विदेशी चीज़ है, उसको हटाना पड़ेगा। दर नियम समीकरण में कोई भी विदेशी चीज़ नहीं होना चाहिए, सब देशी होना चाहिए। मतलब अभिक्रिया में जो दिखाई देगा उसी में से कोई होना चाहिए। तो m देखिए तो इस जटिल अभिक्रिया में कहीं है, नहीं है। इस जटिल अभिक्रिया में m नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये m मध्यवर्ती उत्पाद है। तो इस मध्यवर्ती उत्पाद को हटाना पड़ेगा। जटिल अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में मध्यवर्ती उत्पाद नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको हटाया जाएगा। तो आइए हटाते हैं। तो ये हटाने के लिए आपको ये बोला उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर सोचना पड़ेगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर सोचिए। याद कीजिए साम्यावस्था नियतांक हम लोग निकालना जानते हैं। साम्यावस्था नियतांक को के से सूचित किया जाता है, +1 में पढ़े थे रासायनिक साम्यावस्था। तो साम्यावस्था नियतांक उस अभिक्रिया पर हम लोग लगाएंगे। उस अभिक्रिया के लिए इसका व्यंजक लिखेंगे जो दोनों दिशा में हो रहा है। साम्यावस्था नियतांक का समीकरण लिखना आप सीखे थे, बताए थे। उत्पाद का सांद्रता ऊपर, अभिकारक का सांद्रता नीचे, और जिसका जो गुणांक होगा घातांक के रूप में लिखा जाएगा। तो उत्पाद इसमें ये m, तो लिखते हैं m का सांद्रता ऊपर, गुणांक तो 1 है तो 1 लिखिए, नहीं लिखिए उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और उत्पाद का अभिकारक का सांद्रता नीचे, x का सांद्रता, गुणांक 1 है तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। y का सांद्रता, तो y लिखे, दूसरा अभिकारक y है, यही हो जाएगा। एक बार और, साम्यावस्था नियतांक का अगर व्यंजक लिखना है तो उत्पाद का सांद्रता ऊपर लिखिए, अभिकारक का सांद्रता नीचे लिखिए, और जिसका जो गुणांक होगा वो घातांक के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर तो गुणांक सबका 1 है तो घातांक के रूप में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो साम्यावस्था नियतांक का समीकरण हम लोग बना लिए। तो जगह है नहीं, अच्छा रहने दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं। हमको m के सांद्रता को यहाँ से हटाना है। तो m के सांद्रता का मान निकालिए। m का सांद्रता देखिए तो x और y को इधर ला लीजिए, भाग में है, इधर आएगा गुना हो जाएगा, उधर बचेगा m का सांद्रता, उसी को पहले लिख ली। इधर हो जाएगा ke इंटू x का सांद्रता इंटू y का सांद्रता। समझ गए होंगे, कुछ नहीं किए। m के सांद्रता का मान चाहिए तो जो नीचे था उसको इधर ला लिए, गुना में आ गया, वही लिख। अब इसका मतलब m के सांद्रता के जगह पर दर नियम समीकरण में जो m का सांद्रता है उस जगह पर हम लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं। जहाँ m का सांद्रता दर नियम समीकरण में आया उसके जगह पर वो लिख सकते हैं, उसका मान हम लोग निकाल लिए। तो लिख लीजिए। तो तब तो ऐसा हो जाएगा r बराबर k, m के सांद्रता के जगह ये रखिए, ये बोला। तो यहाँ हो जाएगा ke इंटू x का सांद्रता इंटू y का सांद्रता। m के सांद्रता का मान यहाँ रख दी। z का सांद्रता है तो z का सांद्रता भी लिखना होगा, ठीक।
हो गया, यही हो जाएगा। कुछ नहीं किए, m के सांद्रता के जगह पर जो मान आया था वो मान हम लोग रख दिए, बाकी z का सांद्रता जैसे था वैसे ही रहने दिए। ये देखिए k है दर नियतांक, k ही है साम्यावस्था नियतांक। तो एक नियतांक को दूसरे नियतांक से गुना कीजिएगा तो कोई तीसरा नियतांक ही मिलेगा। तो k को k से गुना किए तो हम मान लेते हैं ऐसा हो गया k। ध्यान रहिए, दोनों को गुना करके हम k लिखे। अब यहाँ k को दर नियतांक आप नहीं पढ़िएगा, k एक नियतांक है लेकिन दर नियतांक नहीं है। एक बार और, ऊपर में जो k था वो दर नियतांक था, k साम्यावस्था नियतांक था। दोनों को गुना किए तो तीसरा कोई नियतांक हम मान लिए हैं k आया। यहाँ पर ये अब k दर नियतांक नहीं है, k कोई नियतांक है। अब बाकी ये सब जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। x का सांद्रता, y का सांद्रता, z का सांद्रता, हो गया। दर नियम समीकरण हम लोग निकाले। अब देखिए तो अब इसमें कोई विदेशी चीज़ है, x है तो जटिल अभिक्रिया में देखिए x है, y आया है तो जटिल अभिक्रिया में भी y है, z आया है तो जटिल अभिक्रिया में भी z है। इसका मतलब अब इस दर नियम समीकरण में कोई विदेशी चीज़ नहीं है, मध्यवर्ती उत्पाद नहीं है। तो इस जटिल अभिक्रिया का दर नियम समीकरण यही हो जाएगा। अब कोई कहेगा कोटि क्या होगा, तो कोटि तो दर नियम समीकरण से निकाला जाता है। दर नियम समीकरण आ गया तो कोटि बिना कलम उठाए हम लोग बता सकते हैं। इसमें अभिकारक के सांद्रता के घातांक को जोड़ लीजिए, तो इसका घातांक 1, इसका घातांक 1, इसका घातांक 1, तो 3 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 3, मतलब इस अभिक्रिया का कोटि कोई पूछता तो कहते 3। तो मेरे कहने का मतलब है जो अभिक्रिया मंदगति से हो रहा होगा उसका दर नियम समीकरण निकालिए। उसमें अगर कोई मध्यवर्ती उत्पाद है तो मध्यवर्ती उत्पाद को साम्यावस्था नियतांक के व्यंजक से हटा दीजिए, तो हटाने के बाद दर नियम समीकरण ये आए, तो यही जटिल अभिक्रिया का दर नियम समीकरण होगा। दर नियम समीकरण निकल गया तो कोटि आप बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जटिल अभिक्रिया का दर नियम समीकरण और कोटि निकालना आप लोग सीख चुके होंगे। दर नियम समीकरण कैसे निकाला जाता है, कोटि कैसे निकाला जाता है, अब अगर कहेगा तो आप निकाल सकते हैं। इस अभिक्रिया का हम लोग दर नियम समीकरण निकाले, कोटि निकाले। तो नोट कर लीजिए, पहले इसको लिखना है उसके बाद इसको लिखना है। एक लाइन हम भाषा लिख देते हैं जिसका इस्तेमाल इसमें अभी किए। जटिल अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में यदि कोई मध्यवर्ती उत्पाद रहता है मध्यवर्ती उत्पाद रहता है तो उसे साम्यावस्था नियतांक ब्रैकेट में के के व्यंजक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, वही बात जो अभी हम लोग किए, सवाल में जो अभी किए थे उसी को भाषा में लिख दिए। जटिल अभिक्रिया के अदर्नियम समीकरण में यदि कोई मध्यवर्ती उत्पाद रहता है तो उसे साम्यावस्था नियतांक के व्यंजक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आज के बाद जटिल अभिक्रिया के अदर्नियम समीकरण में अगर कोई मध्यवर्ती उत्पाद आ जाए तो उसको साम्यावस्था नियतांक के व्यंजक से प्रतिस्थापित हम लोग कर दें। देखे भी थे अभी, साम्यावस्था नियतांक के ई के व्यंजक से हम लोग प्रतिस्थापित किए थे मध्यवर्ती उत्पाद को, ध्यान रखना होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा करना है। अगर कोई मध्यवर्ती उत्पाद आएगा अदर्नियम समीकरण में तब उसे साम्यावस्था नियतांक के व्यंजक से प्रतिस्थापित करेंगे, अगर नहीं आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो होमवर्क नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन हम अभी बनाए, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, अपने से बनाना, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिख। अभिक्रिया का क्रियाविधि नीचे दिया गया, बताए थे आपको, क्रियाविधि सवाल आपको देगा। दिया गया है इस अभिक्रिया का क्रियाविधि सवाल आपको दिया है। चरण फर्स्ट, A2 ये टूटता है A+A में। मान लीजिए ये अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रहा है। दूसरा चरण, ये जो A है ये B2 से अभिक्रिया करता है, अब बनाता है AB+B। मान लीजिए ये मंद गति से अभिक्रिया हो रहा है। अब एक ठो और A है, ये वाला A तीसरा चरण में B से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद बनाता है AB। ध्यान रहे, अंतिम उत्पाद हमको AB आना चाहिए, लाए। मतलब ये जटिल अभिक्रिया 3 चरणों में संपन्न हो रहा है। 3 प्राथमिक अभिक्रिया के मिलने से वो बना। इसमें बीच वाला जो चरण है मंद गति से हो रहा है। तो अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण दर्नियम समीकरण तथा कोटि ज्ञात करें। हमें पूर्ण विश्वास है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तुरंत देखे थे। दर्नियम समीकरण निकाल लीजिएगा, कोटि निकाल लीजिएगा, नोट कर लीजिए। एक होमवर्क हुआ, ठीक। अब इसी में हम दूसरा होमवर्क बदलते हैं। देखिए ये पहला वाला होमवर्क था जो अभी आप नोट किए, अब हम बदलते हैं दूसरा होमवर्क। यही अभिक्रिया, अब मान लीजिए कि ये दोनों दिशा में अभिक्रिया नहीं हो रहा, इसमें मंद गति से होने वाला अभिक्रिया ये है, बाकी सब वही है। तो जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण और कोटि निकालना तो हो गया। ये दूसरा होमवर्क नोट कर लीजिए।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए। x + 2y ये मान लीजिए z नाम का उत्पाद बना रहा। जटिल अभिक्रिया, ये कोई जटिल अभिक्रिया है का क्रिया विधि निम्नलिखित है। पहला चरण, x y से अभिक्रिया करके m नाम का उत्पाद बना रहा। दूसरा चरण, m दूसरा y से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद z बनाया। अंतिम उत्पाद आ गया z, मतलब ये जटिल अभिक्रिया 2 ही चरणों में संपन्न हो गया। इस अभिक्रिया का दर नियतांक मान लेते हैं k1, इसका k2। ये सवाल आपको दिया है, ये सब नहीं याद रखना। अब इसमें अगर आपसे कोई कहे कि यदि k1 इज लेसर देन k2 तो अभिक्रिया का जटिल अभिक्रिया कर दीजिए। अभिक्रिया भी लिखते उसका भी वही मतलब होता। अभी तो जटिल अभिक्रिया लिए। जटिल अभिक्रिया का दर नियम समीकरण और कोटि क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। इस बार भाषा में मंद नहीं लिखा, लेकिन संबंध तो दिया है। k1 k2 से कम है, मतलब पहला अभिक्रिया का दर नियतांक दूसरे अभिक्रिया के दर नियतांक से कम है। तो जिस अभिक्रिया का दर नियतांक कम रहता है उस अभिक्रिया का दर कम होगा, मंद गति से वो अभिक्रिया होगा। तो यही मंद गति से होने वाला अभिक्रिया है। तो दर नियम समीकरण और कोटि निकाल लीजिएगा, तो आंसर यहीं से हो जाएगा। r बराबर k इंटू एक्स का सांद्रता इंटू वाई का सांद्रता। अब देखना है कोई विदेशी चीज़ नहीं होना चाहिए, तो विदेशी तो है नहीं, एक्स वाई इसमें है ही, वही आंसर हो जाएगा दर नियम समीकरण। कोटि कितना हो जाएगा 2। देखिए बिना कलम उठाए बन गया, तो आप अपने से सोच के बनाइएगा। दर नियम समीकरण निकल गया तो कोटि तो निकलेगा ही, नोट कर लीजिए। लास्ट होमवर्क, चौथा होमवर्क O3। ये मान लीजिए बदलता है O2 में, 2O3 3O2 में बदल रहा है। ये कोई जटिल अभिक्रिया है। जटिल अभिक्रिया का क्रिया विधि निम्नलिखित है। इसका क्रिया विधि दिया है। पहला चरण, सवाल आपको क्रिया विधि देगा। O3 मान लीजिए टूटता है तो बनता है O2 + O, और
दूसरा चरण में O3 उस O से अभिक्रिया करके बदल जाता है 2O2। ये मंद गति से होने वाला अभिक्रिया है, मतलब ये अभिक्रिया 2 चरण में हो रहा है। अंतिम उत्पाद तक पहुंच गए O2 तक। आपसे कहेगा जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण क्या होगा। जटिल अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण तथा कोटि ज्ञात करें। फिर वही बात, बीच में मध्यवर्ती उत्पाद कहीं आएगा तो साम्यावस्था नियतांक के व्यंजक से प्रतिस्थापित कर दीजिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर के लिए हम लोग के का मान निकाला करते हैं। ऐसा चिन्ह दिया, इसका मतलब मध्यवर्ती उत्पाद जरूर आएगा। मध्यवर्ती उत्पाद को साम्यावस्था नियतांक के व्यंजक से प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, आदर्नियम समीकरण पता होगा, वो पता होगा, कोटि पता हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है आप सब ये चारों होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन हम बनाए हैं अभी, और अगले क्लास में फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा। और एक ठो फार्मूला आपको बताए थे, याद कीजिए, ऐसा आया था log K2 बटा K1 बराबर EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। याद है? इस फार्मूला पर एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। बाकी जितना फार्मूला है सबका इस्तेमाल करना हम लोग सीख चुके हैं। इस पर हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। एक क्वेश्चन वो भी नोट कर लीजिए, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क नंबर 5, यदि किसी अभिक्रिया के ताप को 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन कर दिया जाता है तो इसका आदर्नियतांक दोगुना हो जाता है। दोगुना हो जाता है। अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा ब्रैकेट में लिख देते हैं किलो कैलोरी। सक्रियण ऊर्जा आपको निकालना है किलो कैलोरी मात्रक। ज्ञात करें। अभिक्रिया के ताप को 290 से 300 केल्विन कर दिया गया तो आदर्नियतांक दोगुना हो गया। तो आपको अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा निकालना है, वो भी किलो कैलोरी मात्रक। फॉर्मूला तो यही लगेगा, EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए बताए थे। इसमें T1 T2 ताप है, दो अलग अलग ताप पर आदर्नियतांक K1 और K2 माने थे। log K1 बटा K2 बराबर EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। इसमें T1 T2 हर हाल में केल्विन मात्रक में रखना है। केल्विन में तो सवाल दिया, यहाँ 290 रख दीजिए, यहाँ 300 रख दीजिए। R का मान रखना होगा कैलोरी में, चूँकि सक्रियण ऊर्जा किलो कैलोरी में पूछा है तो कैलोरी में R का मान 2 होता है। एक कई बार आप किलो कैलोरी में रख दीजिए तो डायरेक्ट आपको सक्रियण ऊर्जा किलो कैलोरी में निकलेगा। तो सक्रियण ऊर्जा ये R का मान क्या रखिएगा, कैलोरी में होता है 2।
कैलोरी को किलो कैलोरी में बदलना है, 1000 से भाग देना होगा, मतलब किलो कैलोरी में आर का मान यही होगा 2/1000। आर के जगह पर 2/1000 रखिए, ये होता है K2/K1। बोला है दर नियतांक 2 गुना हो जाता है। पहले जो दर नियतांक था 290 केल्विन पर K1, वो 300 केल्विन पर है K2। 290 केल्विन पर जितना था 300 केल्विन पर उसका 2 गुना हो गया। तो K1 अगर x मान लें तो K2 2x हो जाएगा। तो यहाँ x और ऊपर में रख दीजिएगा 2x। तो K2 मतलब 2x log 2x/x हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा। log 2 का मान आप जानते हैं, रख के सक्रिय ऊर्जा का मान निकाल लीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा। आंसर नोट कर लीजिए, लगभग आएगा 12 किलो कैलोरी। आंसर भी नोट करवा दिए। ठीक, ये 5 होमवर्क आपको आज दिया गया है। अगले क्लास में फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन उसके बाद आएगा। इसको नोट कर लीजिए, 5 होमवर्क आप ज़रूर बनाइएगा। क्लास खुलने के बाद चेक होगा कॉपी, आप क्या क्या किए हैं सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। थैंक्स।